बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज हम न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो डेफिनेशन हम करते हैं। एक पहला डेफिनेशन जो हमारे पास है, दिस इज़ कॉल्ड द क्वालिटेटिव डेफिनेशन और थ्योरेटिकल डेफिनेशन, और जो दूसरा हमारे पास है जिसको हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कहते हैं, जिसकी मदद से हम फ्लक्स को मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। तो डेफिनेशन नंबर फर्स्ट इसी तरह है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि आप किसी भी यूनिट एरिया को लें, यूनिट का मतलब ये है कि आपका एरिया 1 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। इससे अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कर लें, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इससे पास कर लें, तो ए फिनोमेना हमारे पास बन जाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब स्टूडेंट्स अगर इस फ्लक्स को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, तो हम ये दूसरा डेफिनेशन फॉलो करते हैं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इस डेफिनेशन पर हम बात करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स ये बात अपने ज़हन में रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमें ऑलरेडी पता है, मगर एरिया किस तरह वेक्टर बन जाती है, ठीक है। और फिर इससे फ्लक्स हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि जब इस यूनिट एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होते हैं, तो इस दौरान हमारे पास इसकी एरिया एक स्केलर क्वांटिटी हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। मगर जब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन के लिए हमें इस एरिया को वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। फिर इस एरिया को हम वेक्टर लेंगे, और इस वेक्टर एरिया की इस तरह होगी कि इस वेक्टर एरिया का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ द प्लेन। इस वेक्टर एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास इस प्लेन की एरिया के बराबर होगी, मगर इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। इस एरिया को हम किस तरह डायरेक्शन देंगे, आप स्टूडेंट इस तरह करेंगे कि इस एरिया का एक साइड एक वेक्टर कंसीडर करेंगे और दूसरा साइड दूसरा वेक्टर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह करें कि एक वेक्टर, एक साइड एक वेक्टर हो गया, ए वेक्टर ए हो गया और ए वेक्टर बी। अगर आप इस पर राइट हैंड रूल अप्लाई कर लें, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हम एक वेक्टर के डायरेक्शन में अपना ए हथेली रखेंगे और दूसरे वेक्टर को इस तरह ग्रैब करेंगे, तो आपका जो टर्म आ गया ये इसकी प्लेन को परपेंडिकुलर हो गया और ए वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी। जो टर्म की डायरेक्शन है वो हमारे पास इस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हो गया, ठीक है। और इस एरिया को अब हम पहले तो हम इसको ए से डिनोट कर देते हैं, अब इस वेक्टर एरिया को हम ए से डिनोट करेंगे, बल्कि ए एरो से, ठीक है। जब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होते तो ये एरिया सिंपल ए थी, मगर जब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो गए तो अब ए एरिया हमारे पास कॉल्ड वेक्टर एरिया, इसको अब हम क्या कहते हैं, वेक्टर एरिया। और अब इसका एक डायरेक्शन है जो इसके प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखें कि किसी भी प्लेन की वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमेशा उसकी प्लेन को परपेंडिकुलर होगी। बस परपेंडिकुलर ड्रा कर ले, ये इसकी वेक्टर एरिया की डायरेक्शन आ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर इलेक्ट्रिक लाइन पास होने की वजह से हमारे पास ये वेक्टर एरिया स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट होती है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्म आ गया। अब आपको पता है कि इस इक्वेशन में अगर आप ई पे नज़र डालें या ए पे नज़र डालें, ठीक है, तो इस इक्वेशंस की कुछ कंडीशंस है। कंडीशन ये है कि ई इक्वेशन हम तब यूज़ करेंगे, ठीक है, जब हमारे पास ई का नेचर क्या हो, सिमेट्रिकल हो या यूनिफॉर्म हो, और एरिया भी आपके साथ कोई रेगुलर प्लेन एरिया हो, प्लेन एरिया,
तो तब आप ये मैथमेटिकल डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो या एरिया आपके साथ इस तरह है कि वो वेरीज होती हो, ठीक है, कोई इरेगुलर एरिया हो, तो फिर आप ये डेफिनेशन डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं उस डायग्राम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये डॉट है, तो डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास आपको पता है कि इसमें हम क्या लगाएंगे, काज ऑफ थीटा। और काज ऑफ थीटा बुनियादी तौर पर क्या है, ये हमारे पास इस वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान क्या है, वो एंगल है। जिस एंगल के साथ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो एंगल हमारे पास काज ऑफ थीटा के बराबर है, ठीक है। और आप स्टूडेंट इस तरह भी कह सकते हैं, इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिखता हूँ कि ई काज ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई ए। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस टॉपिक में या इस मैथमेटिकल फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम इस्तेमाल करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट को हम नहीं लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूज्ड, ये भी अपने ज़हन में रखें। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगा ई ए काज ऑफ थीटा, और इसको स्टूडेंट्स आप इक्वेशन ए का नाम दें। अब यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स आप देखें तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है, यूनिफॉर्म होनी चाहिए और प्लेन भी कोई रेगुलर एरिया होनी चाहिए। तो फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ एंगल पर डिपेंड करता है। ये जो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू है ये एंगल के साथ वेरीज होगा, ई के साथ और ए के साथ वेरीज नहीं होगा, ठीक है। तो एंगल की बेस पर अब हम फ्लक्स की 3 टाइप्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो डायग्राम हमने बनाए हैं तो यहाँ पर देखें यूनिट एरिया से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होते हैं, तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम होगी। यहाँ पर यूनिट एरिया है वही एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद को हमने इंक्रीज़ किया तो फ्लक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। मगर इस इक्वेशन में हमें क्या देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी सेम है और प्लेन एरिया को हम चेंज नहीं करते हैं, उसका शेप भी वही प्लेन है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक अब फ्लक्स सिर्फ एंगल के साथ चेंज होगी, ठीक है। तो एंगल के बेस पर हम इस फ्लक्स के 3 केसेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फ्लक्स नंबर फर्स्ट, पहला जो फ्लक्स है हमारे पास इसको हम कहते हैं मैक्सिमम फ्लक्स, कि मैक्सिमम फ्लक्स हमारे पास कब अवेलेबल होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए स्टूडेंट्स बुनियादी बात ये है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल हमेशा 0 डिग्री के बराबर होगी। एंगल किसके बराबर होगी, 0 डिग्री। वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो हमारे पास इसका डायग्राम इस तरह आता है कि लेट सपोज ये एक वेक्टर एरिया हो गया, यूनिट वेक्टर एरिया, ठीक है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले आप वेक्टर एरिया की डायरेक्शन को शो कर ले, तो ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन को, ए वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हो गया। और इसी डायरेक्शन में आपके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हैं, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम में आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इस दौरान प्लेन से मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा और इसको हम कहते हैं मैक्सिमम फ्लक्स। मैथमेटिकली भी हमारे पास इस तरह है कि ई ए काज ऑफ 0, और स्टूडेंट्स आपको पता है कि काज ऑफ 0 हमारे पास 1 के बराबर है, तो आपका फ्लक्स बन जाएगा ई ए, दिस इज़ द मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका पहला केस हो गया। अब दूसरे केस के लिए हम इस तरह लेते हैं कि इस एरिया की पोजीशन को चेंज करते हैं, ठीक है। दूसरा केस हमारे पास है 0 फ्लक्स। व्हाट मीन बाय 0 फ्लक्स, मतलब ये कि फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। कब 0 होगी स्टूडेंट, जब वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान हम एंगल को 90 कंसीडर करते हैं,
ठीक है। तो बाई फिगर हम इस तरह लेते हैं कि मिसाल पर तौर ए आपके साथ एक वेक्टर एरिया हो गया, दिस इज़ अ वेक्टर एरिया, ठीक है। स्टूडेंट्स इस वेक्टर एरिया को आप परपेंडिकुलर ड्रा कर लें इस प्लेन को। तो इस प्लेन की वेक्टर एरिया के डायरेक्शन, इस प्लेन को मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया और आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास कर लें इसी तरह। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल हमारे पास इस केस में 90 के बराबर है, तो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स 0 के बराबर होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EA cos 90, और स्टूडेंट्स आपको पता है कि cos 90 हमारे पास 0 के बराबर है, तो आपका टोटल फ्लक्स बन जाएगा 0। तो दिस इज़ द सेकंड केस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहला मैक्सिमम फ्लक्स था, दूसरा 0 फ्लक्स। अगर एंगल वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान 0 के बराबर है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगे। इसी तरह अगर एंगल हमारे पास इन दोनों के दरमियान 90 के बराबर है तो फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। वो इसी तरह है कि अगर हम फ्लक्स को किसी स्पेसिफिक एंगल पर इस एरिया को हम रखते हैं तो उस केस में फ्लक्स हमारे पास बराबर होगी फ्लक्स एट एनी एंगल। केस नंबर 3, तीसरा जो फ्लक्स है फ्लक्स एट एनी एंगल। इसका मतलब ये है कि मिसाल पर तौर हमारी एंगल जो है वो 0 से ग्रेटर होगी और 90 से कम होगी, मतलब इस रेंज में हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्रामेटिकली शो करेंगे कि इस केस में प्लेन की पोजीशन क्या होगी। प्लेन एक एंगल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेट करेगा। मिसाल पर तौर ये आपके साथ कोई प्लेन है, ठीक है, कोई परपेंडिकुलर है, आपने एक प्लेन को इस तरह रखा है, ये हमारे पास एक प्लेन है, ए प्लेन मैंने किसी एंगल के साथ, और ए प्लेन इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर के साथ कोई एंगल बनाती है। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होने से पहले इस प्लेन को परपेंडिकुलर आप ड्रा कर ले ताकि आपको वेक्टर एरिया के डायरेक्शन का पता चल जाए। हालांकि मैंने लाइन पास नहीं किया है मगर सिंप्लिसिटी के बेस पे मैं पहले वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ड्रा करता हूँ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को देखें, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान जो एंगल बन गया है ये 0 से ग्रेटर है और 90 से कम है, तो इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगी EA cos ऑफ थीटा। अब फ्लक्स एंगल की वैल्यू जो होगी उसमें पुट कर लें तो आपको इसकी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स